बड़े-सगीर की पहली फीचर लेंथ फिल्म कौन सी थी, उसको बनाने वाले कौन थे। ये ख्याल एक साहब को आया और उनका नाम था दादा साहब फाल्के। आज तस्करा है उस एक किरदार का कि जो पहली बड़े-सगीर की फीचर फिल्म की हीरोइन थी। दादा साहब ने सोचा कि अगर हिंदू माइथोलॉजी को मैं फिल्म के कालिब में ढालूं तो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है वो धार्मिक फिल्मों को तो देख के पागल हो जाएगी। दादा साहब ने कहा कि यहाँ तो तुम्हें लोग जो कुछ मर्जी कहते हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारा नाम तारीख के और इतिहास के ऐसे पन्नों पर रकम हो जाएगा कि कभी कोई तुम्हारा नाम भुला नहीं सकेगा। ख़वातीन हुज़रात, लाउड स्पीकर की एक नई एपिसोड और लिए आपकी खिदमत में हाजिर है डॉक्टर उमर आदिल। ख़वातीन हुज़रात, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, और ये मत सोचिए कि नहीं पढ़ता। इतने उम्दा आपके कमेंट्स होते हैं और वही मेरा सहारा बनते हैं हर अगला वीलॉग रिकॉर्ड करने का। उसमें से कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, मगर वो लोग जो कि गालम गलोच करते हैं वो सिर्फ अपना और अपनी माँ के ख़ानदान का पता देते हैं। तो मेहरबानी से मुझे न ऐसे लोगों का पता लेना है न उनकी माँ का पता लेना है, तो ज़रा सा इज्तनाब कीजिए। गालियाँ आप अपने घर वालों को दिया कीजिए, क्योंकि वो शायद इस काबिल भी हों और ये गालियाँ सुनने के आदी भी हों। मैं नहीं हूँ। मैं आपको जवाब दूंगा तो बुरा लगेगा, और वैसे भी मैं आप जैसे लोगों को जो कि सिर्फ महज लोगों को गालियां देते हैं और अपनी प्रोफाइल लॉक रखते हैं, इस काबिल नहीं समझता कि उनको मुंह लगाऊं। बाकी इतनी दुनिया में इतने अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं कि आपकी तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर नहीं है, वो उससे भी कम है। खैर, और तीन हज़रात, आज का व्लॉग दरअसल उन महवशों और उन हसीनाओं और उन परी रुखों के नाम है जिन्हें हम फिल्मी हीरोइंस कहते हैं। ख़वातीन हुज़रात, हमारे यहाँ जो फ़िल्म बनती है उसकी कामयाबी का दारोमदार मुख्तलिफ़ फैक्टर्स पे होता है, मगर उनमें से एक बेइंतहा अहम फैक्टर ये होता है कि फ़िल्म की हीरोइन कौन है। क्योंकि हर हीरोइन जो है वो अपने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल, अपने अदा व नाज, अपनी सलाहियतें, अपने लिबास, अपने महारत रक़्स और दीगर चीज़ों की वजह से आपके दिलों में घर कर लेती हैं। और ज़ाहिर है कि जिसका घर आपका दिल हो, आप उसे बार बार देखने क्यों नहीं जाएंगे। ख़वातीन हुज़रात, मेरे ख़्याल में जब से बड़े-सगीर में फ़िल्म बननी शुरू हुई है तब से हीरोइन एक मरकज़ी किरदार, एक मरकज़ी अंसर रही है हमारी फ़िल्म की कहानी का और उस कहानी की कामयाबी का और पजीराई का। और हम लोग भी मेरे ख़्याल में जिस मोहब्बत से अपनी हीरोइंस को चाहते रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि उस परिवश का ज़िक्र और जब मैं आपके सामने कर रहा हूँ तो आप सब सुनने वाले भी रकीब बन जाएंगे, जैसा कि गालिब ने कहा है। बहर तौर ख़वातीन हुज़रात, जब मैं ये ज़िक्र करने लगा हूँ तो आज जो ज़िक्र है वो बुनियादी तौर पे बड़े-सगीर की फ़िल्मी हीरोइन की अम्मा हव्वा का ज़िक्र है। हु वॉज़ द फोर मदर ऑफ द हीरोइंस ऑफ द बॉलीवुड फिल्म्स। आज तस्करा है उस एक किरदार का, उस एक अदाकार का कि जो पहली बड़े-सगीर की फीचर फिल्म की हीरोइन थी और इस तरह उसने रास्ता हमवार किया नस्ल दर नस्ल हसीनाओं का कि इस राह की तरफ आएँ और इस राह से गुजर के हमारे दिलों में आ बसें। ख़वातीन हज़रात, बड़े-सगीर की पहली फिल्मी हीरोइन के तज़किरे से पहले मेरे ख़्याल में ये होना चाहिए तज़किरा कि बड़े-सगीर की पहली फीचर लेंथ फिल्म कौन सी थी, उसको बनाने वाले कौन थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कास्ट में तस्करा आ जाएगा। मैं आपको इस सिलसिले में ये बताना चाहता हूँ कि बड़े-सगीर में यूँ तो फ़िल्में लगनी शुरू हो गई थीं और हम लोग उन्होंने देखनी शुरू कर दी थी, मगर वो फ़िल्में या तो जर्मनी की बनी थी या हॉलीवुड की बनी हुई थी या फ्रांस की बनी हुई थी, और ये सब साइलेंट मूवीज़ थी। और ये वाक़या पेश आया है तकरीबन 1890s के मिड में, जबकि वहाँ की फ़िल्में यहाँ दिखाई जाने लगी। तो हम लोग फ़िल्म बी पहले बन चुके थे, मगर फ़िल्म साज अभी नहीं बने थे। ये ख़याल एक साहब को आया जिनका ताल्लुक़ बॉम्बे रेजिडेंसी से था और उनका नाम था ढूंढीराज मनोहर फाल्के। और ये देखिए एक कमाल आदमी है, क्योंकि जब मैंने इनका नाम लिया है तो शायद आप में से बहुत सारे लोग इनका पूरा नाम नहीं जानते, मगर इनको जिस अदब से बुलाया जाता है वो नाम और है, और वो है दादा साहब फाल्के। जी हाँ, दादा साहब फाल्के, जिनके नाम के ऊपर एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि हुकूमत हिंदुस्तान उन फ़नकारों या तकनीकारों को देती है जिन्होंने एक मेजर कंट्रीब्यूशन किया हो इंडियन सिनेमा की तरफ मुख्तलिफ़ शोबों में। उसका तज़किरा भी करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि दादा साहब फाल्के एक मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। फ़ोटोग्राफ़र थे, पब्लिशर थे, पेंटर थे और न जाने क्या क्या थे, मगर असल बात यह है कि बाकायदा तालीम याफ्ता थे। 1911 की बात है
कि वो बॉम्बे के एक सिनेमा में बैठ के एक अंग्रेज़ी साइलेंट फ़िल्म देख रहे थे। अंग्रेज़ी मैंने इसलिए कहा है कि उसके सबटाइटल्स जो हैं, वो सारे के सारे जो कार्ड्स हैं, उनके ऊपर अंग्रेज़ी में लिखा होता था कि अब क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है, या ये साहब वैसे तो खामोश हैं मगर कह क्या रहे हैं। दादा साहब फाल्के 1911 में जिस फ़िल्म को देख रहे थे, उसका नाम था लाइफ़ ऑफ क्राइस्ट। फ़िल्म को देखते-देखते उनके दिल में बहुत सारे ख़यालात आए। पहला ख़याल तो ये आया कि अगर मग़रिब वाले ये सारी फ़िल्में बना रहे हैं, तो हम अहले मशरिक़ क्यों नहीं बना सकते? उन्होंने फ़ौरन सोचा कि मैंने फ़िल्म मेकिंग की टेक्नीक को बाकायदा सीखना है और इस सिलसिले में लंदन जाना है। उनका दूसरा ये ख़्याल आया कि मेरे मौज़ूआत क्या होंगे? लाइफ़ ऑफ क्राइस्ट बुनियादी तौर पे यीशु मसीह की ज़िंदगी पे बनने वाली एक रिलीजियस मूवी थी। तो रिलीजन की तो कोई कमी है ही नहीं हिंदुस्तान में। दादा साहब ने सोचा कि अगर हिंदू माइथोलॉजी और रामायण या संस्कृत के किसी और दास्तान के किरदारों को मैं फ़िल्म के कालिब में ढालूं, तो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है वो धार्मिक फ़िल्मों को तो देख के पागल हो जाएगी और वाक़तन अपने खुदाओं को सिनेमा के पर्दे पे चलते फिरते उठते बैठते देखेंगी तो समझेंगी कि आए हमारा तो अपने खुदा से दीदार भी हो गया, मुलाकात भी हो गई, और जब चाहें जितनी बार चाहें सिनेमा का टिकट भरें और जाके अपने किसी भगवान से मिल लें या किसी ऐसे किरदार से मिल लें जो हमारे लिए बड़ा मुक़द्दस है। इन दो राज़ों को पाने के बाद दादा साहब फाल्के ने फिर कोई देर नहीं, ढूंढी राजपाल साहब के जहन में जो ये ख्याल आया वो एक ख्वाब बन गया और फिर उस ख्वाब की ताबीर की शक्ल में उन्होंने कुछ महीने के लिए लंदन जाके बाकायदा फ़िल्म मेकिंग सीखी और वहाँ से वापस आके वो तमाम इक्विपमेंट जमा किया जो एक फ़ीचर फिल्म बनाने के लिए उनको दरकार था। इस सिलसिले में 1912 में उन्होंने बरसग़ीर की पहली फुल लेंथ फ़ीचर फिल्म राजा हरीश चंद्र के नाम से शूट करना शुरू की और इस सिलसिले में उनको तकरीबन 4 माह और कुछ दिन लगे। ख़वातीन हज़रात, राजा हरीश चंद्र बुनियादी तौर पे एक हिंदू माइथोलॉजी की कहानी है। ये कहानी एक बहुत नेक और वादे के पक्के महाराजा के मुतल्लिक़, इसका नाम हरीश चंद्र है और उनकी बेगम है रानी तारामती। इससे पहले कि फ़िल्म की शूटिंग शुरू होती, कास्टिंग का एक बहुत अहम मरहला था। मैं ये बता दूं कि ढूंढी राजपाल के राजा हरीश चंद्र के सिर्फ स्टोरी राइटर नहीं थे, बल्कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेकअप मैन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, एडिटर, तकरीबन हर शोबे में उनका हाथ था। और क्यों ना होता, क्योंकि उस ज़माने में हर शोबे के लिए कोई और तकनीककार अवेलेबल भी नहीं था। इससे पहले कि फ़िल्म की शूटिंग का आगाज़ होता, उन्होंने बहुत सारे इश्तिहारात दिए और बुलाया ऐसे लोगों को जो कि अदाकारी को जानते हों। इसमें मर्द भी थे और औरतें भी थीं। मगर दादा साहब फाल्के बेइंतहा परेशान हो गए कि जब उनके इश्तिहारात और उनके दावतनामों के जवाब में एक भी खातून ने आकर रानी तारामती के किरदार के लिए ऑडिशन नहीं दिया। बहुत आसानी से जो टाइटल रोल था राजा हरीश चंद्र का, वो एक मराठी अदाकार को दे दिया गया जिनका नाम था डी दबके, और वो बड़े कामयाब हमारे पहले फिल्मी हीरो बने। डी दबके, याद रखिए इनका नाम है दत्ता तरिया दामोदर दाबके। ही वॉज द फर्स्ट फिल्म हीरो ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। खैर, किसी खैर खां ने फिर दादा साहब फाल्के को कहा कि देखिए, ख़वातीन यूँ तो नहीं आएंगी, मगर बम्बई में एक ऐसा इलाका है जहाँ औरत बराए फ़रोख्त है। अगर उसका जिस्म बाय फ़रोख्त है तो यकीनन आप उसकी अदाकारी और उसकी एक्टिंग भी ख़रीद सकते होंगे, और चंद दिन की तो बात है। तो दादा साहब ने अगला कदम अपना बॉम्बे के रेड लाइट एरिया में रखा। वहाँ वेश्याएँ थीं और बहुत सारी प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट्स थीं। उनके सामने जब ये कहा जाता था कि कैमरे के ज़रिए आपको शूट करके हम फिल्म में आपको अदाकारी करने का मौका दे रहे हैं, तो वो कानों को हाथ लगाती हुई भाग जाती थीं, इसलिए कि शायद उस ज़माने में कैमरे से वाकफ़ियत नहीं थी। इसको कोई बहुत ही ईवल चीज़ समझा जाता था और ये भी सोचा जाता था कि शायद ये कैमरा रूह खींच लेता है और बाद में इंसान मर जाता है। बहर तौर जो भी वजूहात थीं, दादा साहब फाल्के बेइंतहा परेशान हुए, क्योंकि औरत के बग़ैर फ़िल्म का मुकम्मल होना बड़ा मुश्किल काम था। ये कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था जो सिर्फ़ ख़वातीन के लिए बना दिया जाए या सिर्फ़ लड़कों के लिए बना दिया जाए। बहर तौर, और इसी परेशानी के आलम में वो ग्रांट रोड बॉम्बे में एक चाय खाने के अंदर चले गए। एक पारसी चाय खाना था जहाँ के उन्होंने सोचा कि गर्म कप चाय का पीऊँगा, जहन ताज़ा दम होगा और इस मसले का हल निकालूँगा। उन्होंने दूर से कहा कि भाई एक सेट चाय का और साथ ये कश्ती केक वगैरह आ जाएँ। अभी बैठे सोच रहे थे कि उन्होंने सामने रखी हुई मरमर के टॉप वाली मेज़ को देखा तो दो बड़े खूबसूरत सफ़ेद गोरे गोरे नाजुक हाथों ने एक कप चाय का और एक तश्तरी लाके उनके सामने रखी। दादा साहब फाल्के ने उन नाजुक हाथों को फॉलो करते करते ऊपर की तरफ देखा तो पतले पतले गोरे बाजुओं से होते हुए
उनको एक नौजवान का चेहरा नज़र आया, जिसका चेहरा बड़े फाइन फीचर्स का हामिल था। उसके अलावा रंग भी गोरा था और किसी कदर निस्वानियत उस चेहरे में थी। उस चेहरे का हामिल वेटर चाय रखकर मुड़ा और वापस किचन की तरफ चल पड़ा तो दादा साहब फाल्के की नज़रों ने ताक़ुब किया और उसकी इठलाती हुई चाल देखी, जो यकीनन किसी भी खातून की चाल हो सकती थी। वहीं से दादा साहब फाल्के ने आवाज़ दी, वेटर ज़रा बात सुनना। वो पलटा और एक ख़ास अदा से दादा साहब का इरादा और इंतखाब मज़ीद मुस्तहकम हो गया। करीब आया तो दादा साहब ने कहा कि यहाँ कितने पैसे लेते हो? तो कहने लगा, मैं यहाँ पे रसोइया भी हूँ, यानी कि बावर्ची भी हूँ, और मैं वेटर भी हूँ, और तकरीबन 12 घंटे काम करता हूँ, तो मुझे 10 रुपये माहवार मिलते हैं। दादा साहब ने कहा, आज से मुझसे मुआहदा करो, मैं तुम्हें 15 रुपये माहवार दूंगा और सिर्फ रोज़ाना 6 घंटे काम करवाऊँगा। उसने कहा कि मुझे तो बिल्कुल कबूल है, कोई भी काम जो है वो इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। दादा साहब ने कहा, ज़रा अपना नाम बता देना। तो उस आदमी ने अपना नाम कहा, मेरा नाम है अन्ना हरी सलून के। मुझे यहाँ सब लोग अन्ना अन्ना भी कहते हैं और ए सलून के भी कहते हैं। दादा साहब ने कहा कि यहाँ तो तुम्हें लोग जो कुछ मर्ज़ी कहते हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारा नाम तारीख़ के और इतिहास के ऐसे पन्नों पर रकम हो जाएगा कि कभी कोई तुम्हारा नाम भुला नहीं सकेगा। ख़वातीन हुज़रात, यही नाम है बरे सग़ीर की पहली फ़िल्मी हीरोइन का, अन्ना सैलून के, अन्ना हरी सैलून के। और ये अम्मा हव्वा नहीं है हमारी तमाम फ़िल्मी हीरोइंस की, ये दरअसल बाबा आदम हैं हमारी तमाम फ़िल्मी हीरोइंस के। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये ना पता हो कि हमारी पहली हीरोइन एक औरत नहीं थी, एक मर्द था जिसका नाम ए सैलून के था। तो उसके बाद जो मुख्तलिफ़ दिहाइयों के अंदर बहुत सारी परी जमाल ख़वातीन आपके पास आती रही हैं, ये उन सब की माँ थी, बल्कि माँ था, ये कहना बुरा नहीं है बिल्कुल। और आप जानते हैं कि कैसी कैसी ख़वातीन आती रहीं। मैं ज़रा याद दिला दूँ कि शी वॉज द फोर रनर ऑफ पीपल लाइक सुलोचना, दुर्गा खोटे, देविका रानी, खुर्शीद बानो, सुरैया, मलिका तरन्नुम नूर जहाँ, विजंती माला, मधुबाला, मीना कुमारी, शर्मिला टैगोर, राखी, नीतू सिंह, डिम्पल कपाडिया, दूर कहाँ जाइए, माधुरी डिक्सिट, करिश्मा एंड करीना कपूर। उसके अलावा आज के ज़माने तक आ जाइए तो कतरीना कैफ, जिनके आप सब आशिक हैं, और दीपिका पादुकोण, ये सब वही लेगेसी को फॉलो कर रही हैं जो अन्ना सैलून के ने 1912 में फॉर्मुलेट की और फाउंड की। ख़वातीन हुज़रात, फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई। हर रोज़ शूटिंग से पहले दादा साहब फाल्के साहब खुद एक तेज़ उस्तरा लेकर अन्ना सैलून के चेहरे पे आए हुए बालों की शेव करते थे ताकि उनके गाल चिकने चिकने और स्मूथ दिखाई दें। उसके बाद गाज़े की एक मोटी तह उन पर चढ़ाते थे, बालों को एक विग लगाते थे और फिर साड़ी उनको खुद बांधते थे। और ये पूरी हीरोइन तैयार करने के बाद फ़िल्म के सीन पिक्चराइज होते थे। और ख़वातीन हुज़रात, उस फिल्म को देखने वाले लोगों को, उस वक्त सादे लोग थे, पता भी ना चला कि वो जिस हीरोइन को देख रहे हैं रानी तारामती के रूप में, वो एक मर्द है, बल्कि उन्होंने इनको बेइंतहा पसंद किया। राजा हरीशचंद्र एक ऐसी फिल्म थी कि जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट था इन द सब कॉन्टिनेंट। आज सब कॉन्टिनेंट की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मेरे ख्याल में हॉलीवुड के बाद दूसरी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। अरबों रुपयों का कारोबार होता है और कितने ही लोग इससे अपना रोज़गार कमाते हैं और कितने अरब लोग इससे तफरीह हासिल करते हैं। आपके सिनेमाओं में आजकल दरअसल बॉम्बे की फिल्में आना बंद हुई हैं, मगर चोरी चकारी इधर उधर से आप कौन सा चांस मिस करते हैं कि वहाँ की फ़िल्म ना देख लें। बाहर तौर ये एक सियासी हालत है जो कि बदलती रहती है, क्योंकि सियासत भी कभी एक जैसी नहीं रहती। ख़वातीन हुज़रात, दादा साहब फाल्के के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कदर उम्दा रिकग्निशन उन्हें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, वो शायद बहुत कम लोगों को और मिली होगी। दादा साहब फाल्के के नाम पे जो एक्सेलेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है, उसे कहा जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। और दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में शुरू किया गया, जबकि दादा साहब खुद 1944 यानी कि 1944 में इस दुनिया को छोड़ चुके थे। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि जो पहली रेसिपिएंट थी
ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड वो एक खातून थी जिनका नाम था देविका रानी। आप में से बहुत कम लोग इनको भी जानते होंगे, मगर मैं आपको किसी वक्त इन पर एक वीलॉग करके पूरा बताऊंगा, बिकॉज आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर व्हाट शी हैज़ डन एज फार एज सिनेमा इज़ कंसर्न। देविका रानी बहुत मशहूर आदमी थे, हिमांशु राय उनकी बेगम थी। उनका जिक्र आपने मंटो के अफसानों में भी सुना होगा, और फिर इनकी फिल्में भी बड़ी कामयाब हैं। उसके अलावा देविका रानी एक बहुत बड़े फिल्म साज इदारे बॉम्बे टॉकीज़ की रूह रवां थी, जिन्होंने आप सब के लिए शहनशाह ट्रेजेडी और शहनशाह रोमांस दिलीप कुमार साहब को चांस दिया अपनी फिल्मों में, और यूँ वो इतने बड़े अदाकार बने। जहाँ तक देविका रानी का ताल्लुक़ है, इनकी दास्तान हयात किसी भी फिल्म से ज़्यादा दिलचस्प है, मगर वो किस्सा किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। तो शी वॉज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट। इसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड हर साल आपके नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ इंडिया के साथ दिया जाता है। एक कमेटी चुनती है कि इस साल किसको हमने इस एजाज़ के साथ सरफराज करना है, और अभी तक कोई ऐसा आदमी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तकरीबन 55 लोग इस अवार्ड के हकदार करार दिए जा चुके हैं, जिस पे एतराज़ किया जा सके या उंगली उठाई जा सके कि नहीं, ही वॉज नॉट द राइटफुल रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अदाकारों की बात कीजिए तो दिलीप कुमार साहब को मैंने जिक्र किया, अमिताभ, देवानंद, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शशि कपूर, ये सब शामिल हैं। जहाँ तक हीरोइंस का ताल्लुक है तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इसमें सुलोचना भी शामिल हैं। इसके अंदर मैंने पहले बताया कि देविका रानी भी शामिल हैं, और अब तक इसे बड़ी बड़ी औरतों को दिया गया, जिनका नाम आशा पारेख भी है, जिनका नाम वहीदा रहमान भी है। और ख़वातीन हुज़ात इसमें मौसीकार भी शामिल हैं। नौशाद साहब का नाम मुझे याद आता है। उसके अलावा गीतकार भी हैं, जिनमें मजरू सुल्तानपुरी हैं और गुलजार साहब हैं। गोया के द बेस्ट पीपल ऑफ द इंडियन सिनेमा हैव बीन ऑनर्ड बाय द दादा साहब फाल्के अवार्ड। मेरा बड़ा दिल करता है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा अवार्ड हो जो चले। फिल्में कम बनती हैं, बाकी आर्ट्स में लोगों को दिया जाए। हमारे यहाँ जितने भी अवार्ड होते थे, एक तो वो गवर्नमेंट की सतह पे नहीं होते थे, एक नेशनल फिल्म अवार्ड्स होता था, जिसका इनेकाद हुए भी मेरे ख्याल में अब बरसों बीत गए हैं, मगर क्या किया जाए, उम्मीद तो की जा सकती है, और अच्छी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम बात कर रहे थे रानी तारामती का किरदार अदा करने वाले अन्ना सैलूनके का। अन्ना सैलूनके इस कदर मकबूल हुए फिल्म बीनों के अंदर कि फिर उन्होंने यके बाद दीगरे 5 और फिल्मों में औरत का किरदार अदा किया, और इस सिलसिले में 2 फिल्में बड़ी अहम हैं। एक तो यही फिल्म राजा हरिश्चंद्र 2017 में दोबारा बनाई गई, उसका नाम रखा गया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उसमें भी ये रानी तारामती बने। मगर एक फिल्म जो 2017 में ही बनी और मुझे बेइंतहा पसंद आई, इस वजह से मैं बताता हूँ आपको क्यों। इसलिए कि उस फिल्म का नाम है लंका डहान। लंका डहान भी दादा साहब फाल्के के फिल्म साज इदारे फाल्के फिल्म्स ने बनाई, और ये बुनियादी तौर पे रामायण के मशहूर किस्से रामचंद्र जी और सीता जी के दरमियान जो ताल्लुक़ था, और उसमें फिर रावण जब उनको अगवा करके श्रीलंका ले जाता है और फिर हनुमान को वापस लेके आता है, उस किस्से पे है। ख़वातीन हुज़्ज़ात, ये फ़िल्म इसलिए एक माइलस्टोन है कि ये पहली वो फिल्म है बॉलीवुड की जिसमें एक अदाकार ने डबल रोल किया। आपने कितनी ही दफ़ा लोगों को डबल रोल करते देखा होगा। एक फिल्म में एक ही अदाकार भाई बन जाते हैं 2, या बाप और बेटा बन जाते हैं, या हमारे यहाँ अदाकाराएँ भी 2 बहनें बन जाती हैं, सीता और गीता वगैरह वगैरह। कितनी ही फिल्में हैं जो आपको याद आती होंगी, और ये कन्फ्यूजन वगैरह जो है ये होता है फिल्म के प्लॉट का हिस्सा। मगर ये वो पहली फिल्म है जिसमें डबल रोल अदा करने वाला न सिर्फ हीरो का किरदार अदा कर रहा था, बल्कि हीरोइन का किरदार भी उसी ने अदा किया। ये 2 भाइयों या बाप बेटे या 2 बहनों का किस्सा नहीं है, ये हीरो हीरोइन का किस्सा है। दादा साहब फाल्के की इस फिल्म में अन्ना सैलूनके ने श्री रामचंद्र जी का भी किरदार अदा किया और सीता देवी का भी किरदार अदा किया, और इतनी उम्दगी से कि देखने वालों को एक जगह पता नहीं लगा कि एक ही अदाकार दोनों किरदार अदा कर रहा है। मगर नज़रबाज होते हैं ना, तो उस ज़माने में भी नज़रबाजों ने कहा कि अच्छा खा के अन्ना के मसल्स बन गए हैं, और किसी किसी सीन्स में उसके बाइसेप्स नज़र आते थे, जिसके ऊपर बड़ा एतराज़ था। मगर क्या किया जाए, देवियाँ भी तो बड़ी सख्त जान होती हैं, और उनके भी तो मसल्स बन सकते हैं, तो इसलिए बात आई गई होगी। अन्ना सैलूनके ने अदाकारी के बाद सिनेमेटोग्राफी के अंदर अपना नाम कमाया, और बहुत देर तक एज ए कैमरामैन सिनेमेटोग्राफी मुख्तलिफ़ फिल्मों की करते रहे। मगर ये सब तब तक जारी रहा जब तक खामोश फिल्में थीं। जब 1931 में हमारी बरसगीर की फिल्मों को आवाज़ मिल गई आलामारा के साथ, तो फिर अन्ना सैलूनके और फाल्के साहब दोनों का करियर थोड़ा सा ज़वाल पजीर हो गया। अन्ना सैलूनके की वफ़ात
तकरीबन 61 साल की उम्र पे होगी। वो पैदा हुए थे 1896 में और 1912 में उन्होंने फिल्मों में अपने किरदार अदा करने शुरू कर दिए। बहर तौर आज भी उन्हें बहुत अकीदत से याद किया जाता है। अब ये बात अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात इसलिए नहीं है कि हमारे मुल्क में और पूरे बरे-सग़ीर के अंदर नाटक में भी जो ज़नाना किरदार थे वो हम मर्दों से अदा करवाते थे, इसलिए कि औरत का नाटक देखना बहुत मुश्किल बात थी, तो नाटक में काम करना तो बहुत ही मुश्किल बात थी। हमारे यहाँ यही हाल फिल्मों में हुआ। फिल्म के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले एक मर्द ने औरत का किरदार अदा किया, मगर इसके बाद भी औरतों के लिए आना बेइंतहा मुश्किल था। 1913 में ही फाल्के फिल्म्स के ऑस्पिसेस के अंडर फाल्के साहब ने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की, इसका नाम था मोहिनी भस्मासुर। इस फिल्म की खूबी ये है कि इसमें हमारी पहली खातून अदाकारा जलवागर हुई, जिनका नाम था दुर्गाबाई कमाट। और दुर्गाबाई कमाट सिर्फ अकेली नहीं बल्कि उन्होंने अपनी 4 साला बच्ची जिसका नाम था कमलाबाई गोखले उसको भी साथ लेकर आईं और इन दोनों माँ बेटियों ने ये किरदार निभाए। मगर इसके बाद बहुत सारी हिंदुस्तानी या मुसलमान औरतें इसमें नहीं आईं इस फील्ड की तरफ। हमने अक्सर फिर बगदादी ज्यूसेस यानी कि यहूदनों को और एक्ट्रेसेस ऐसी जिनका ताल्लुक बरे-सग़ीर के मेन मज़ाहिब से नहीं था, यानी कि ईसाई लड़कियों को अपनी फिल्मों में हीरोइन लेना शुरू किया। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना नॉन सेल्फ का, ये बड़ा कंफर्टेबल था। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारी शुरू की जितनी भी हीरोइंस हैं उनके नाम तो आपने हिंदुआना रखे या मुसलमाना रखे, मगर वो असल में हिंदू या मुस्लिम नहीं थी। इस सिलसिले में मैं आपको ये बताऊं कि सुलोचना जो बड़ी मशहूर अदाकारा हैं, आपने उनको माँ के किरदारों में देखा होगा, वो दरअसल रूबी मायर्स थी। इसी तरह हमारे पास अर्मेलीन थी और आप में से शायद कुछ लोग जानते हों कि कूपर सिस्टर्स के नाम से कुछ बहनें थीं, जिनमें से पेशेंस कूपर और वायलेट कूपर भी बहुत मशहूर हैं और दोनों नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम थीं। ये बात इसलिए चल सकती थी कि इनकी शक्लें बड़ी प्यारी थीं, यूरोपियन फीचर्स थे, मगर चूँकि फ़िल्म खामोश थी इसलिए इनके लहजे और तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर कोई कान नहीं धर सकता था। मगर फिर आप जानते हैं कि जब आवाज़ मिल गई, आवाज़ के साथ तकल्लुम मिल गया, तकल्लुम के साथ तरन्नुम मिल गया, तो फिर लहजा और सही लहजा बड़ा ज़रूरी हो गया। इसीलिए बरे-सग़ीर की पहली बोलती फ़िल्म की हीरोइन जिनका नाम ज़ुबैदा था, वैसे तो एक शहज़ादी थी मगर एक मुसलमान शहज़ादी थी। उनकी वालिदा का नाम फ़ातिमा बेगम था और मेरे ख़्याल में फ़ातिमा बेगम एक पायनियर हैं। हम लोग कहते हैं ना कि मुसलमान औरतें आगे नहीं हैं, तो मैं आपको ज़रा जल्दी से बता दूं कि जहाँ तक सिनेमा का ताल्लुक़ है, हमारी पहली स्टूडियो ओनर, फिल्म मेकर, अदाकार और स्टार मेकर जो खातून हैं बरे-सग़ीर की, वो एक मुसलमान है जिनका नाम फ़ातिमा बेगम है, जो नवाब याकूत सानी ऑफ सचिन स्टेट की बेगम भी थी और जिनकी 3 बेटियों ने बरे-सग़ीर के सिनेमा में बड़ा नाम कमाया है। एक तो ज़ुबैदा हैं जो हमारी पहली बोलती हीरोइन है, आलमारा की हीरोइन, उसके अलावा जमीला रज़ाक हैं, उसके अलावा शहज़ादी हैं और इनका किस्सा मैं आपको फिर सुनाऊंगा। बड़ी मशहूर ख़वातीन हैं। ख़वातीन हुज़रात, ये तो होगी फ़िल्म मेकिंग की बात। उसके अलावा एक और मुसलमान खातून जिनका नाम है जद्दन बाई, वो भी मुसलमान थीं और एक बहुत बड़े फ़िल्म साज इदारे की मालिक थीं और न सिर्फ एक इदारे की मालिक थीं बल्कि उनके बच्चे कमाल अदाकार थे, मगर असल काम तो बच्ची ने किया। उनकी बच्ची कोई और नहीं थी, आपकी और हमारी जानी पहचानी बीबी नरगिस हैं। जी हाँ, वही नरगिस राज कपूर वाली, हाँ, वही नरगिस जो संजू बाबा की अम्मी हैं और सुनील दत्त की बेगम थी। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा जहाँ तक मौसीकी का ताल्लुक़ है तो हमारी अव्वलीन ख़ातून मौसीक़ारों में भी बीबी इशरत सुल्ताना उर्फ़ बिब्बो का नाम आता है, जिन्होंने कज़्ज़ाक़ की लड़की के नाम की एक फ़िल्म के अंदर मौसीकी दी और इस तरह शी बिकेम वन ऑफ द फोरमोस्ट कंपोजर्स ऑफ फिल्म म्यूज़िक इन द सब कॉन्टिनेंट। आप में से बहुत सारे लोग ये एतराज़ करेंगे कि डॉक्टर साहब आप जो सारा जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल इंडियन फिल्मों का है। हुज़ूर वाला 1947 जिसकी 14 अगस्त अभी आप मनाने वाले हैं, उसमें एक ख़त खींच दिया एक आदमी ने जिनका नाम था रेडक्लिफ। उसकी वजह से हमारी तारीख़ पे कोई ख़त नहीं खिंच सकता, इसलिए कि वी हैव अ कॉमन हेरिटेज एंड अ कॉमन हिस्ट्री। हम इस चीज़ को अगर ओन नहीं करेंगे तो उसका मतलब ये है कि 1947 से पहले हम एक गुमनाम लोग थे जिनका कोई कल्चर, कोई तमद्दुन, कोई हेरिटेज, कोई तारीख़ नहीं थी। कतई नहीं। हम तो वो कौम है कि जिसकी तारीख़ पहली ह्यूमन सेटलमेंट के साथ
मिलती है जो कि मेहरगढ़ थी और उसका ताल्लुक इंडस वैली सिविलाइजेशन से था। हमसे पहले इस कुर्रा अर्ज़ पे कहीं पे कोई इंसानी आबादी, बस्ती या किसी किस्म के घर मौजूद नहीं थे। ये हम ही थे जिन्होंने इंडस वैली के ज़रिए बाकायदा ह्यूमन सेटलमेंट शुरू की, इंसानी बस्ती बनाई। इंसानी बस्ती के अलावा हमने पहला खुदा भी खुद बना लिया और वो थी मदर गॉडेस ऑफ मेहरगढ़। उसके बाद तो जाहिर है कि हमें पता चल गया कि असल खुदा कौन है, मगर खुदा की तलाश का सेहरा भी हमारे सर ही सजता है। एनीवे, ख़वातीन हज़रात, मैं इस सिलसिले में किसी तासुब का शिकार नहीं। बर सग़ीर के मुसलमानों की इतनी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सिनेमा कि अगर हम उसको छोड़ दें तो अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, किसी और के साथ बिल्कुल नहीं। और ख़ास तौर पे ये जो मेरा शहर लाहौर है जिसमें मैं रहता हूँ, जो इसके कमालात हैं सिनेमा के सिलसिले में, उस पर मैं आजकल अपनी पूरी किताब लिख रहा हूँ। आप लोग जब वो किताब आए तो एक बार पढ़ें ताकि आपको पता चले कि पंजाब जो सूबा है उसके खेत ज़रखेज़ हैं, मगर पंजाब के शहर मर्दम खेज़ हैं। एक से एक उम्दा मर्द व ज़न पैदा किए हैं जिन्होंने हर शोबे में अपनी महारत और लियाकत से एक नाम सब्त कर दिया है अपना तारीख़ में। ख़वातीन हज़रात, मैं आखिर में जाते जाते मेरा ज़िक्र करने को दिल कर रहा है कि इस वक्त आपको बताना से भी चाहता हूँ कि बर सग़ीर की दो सबसे सीनियर अदाकाराएँ कौन हैं, जो दोनों अपने वक्त की मकबूल हीरोइन्स रह चुकी हैं। एक चूँकि उनमें से मेरी अजीज़ा हैं और मुझे बेइंतहा पसंद हैं, इसलिए मैं जानबूझ के उनका ज़िक्र करना चाहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, द ओल्डेस्ट लिविंग बॉलीवुड हीरोइन एट द मोमेंट इज़ नन अदर देन कामिनी कौशल जी। कामिनी कौशल का ताल्लुक लाहौर से है। शी इज़ वेरी मच अ लाहौरी। शी वॉज बॉर्न हेयर, शी वॉज एजुकेटेड हेयर एंड शी वॉज मैरिड हेयर। कामिनी कौशल के जो वालिद थे उनका नाम था डॉक्टर केशव। डॉक्टर केशव वॉज अ रिनाउंड बॉटनिस्ट। वो माहिर नबातात थे और प्रोफेसर ऑफ बॉटनी की चेयर पे फाइज थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। लाहौर और उसके अतराफ़ में उन्होंने कम से कम 6-7 नई स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को डिस्कवर किया और उनके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे। कामिनी कौशल साहिबा का घर चबुर्जी के बिल्कुल पास था। आप लोगों ने शायद खान बाबा देखा जो एक रेस्टोरेंट है, बिल्कुल इससे ज़रा सा आगे जाके इनका घर था, जो तकरीबन 1965 तक तो कायम था, मगर उसके बाद मेरे ख़्याल में डिमोलिश हो गया और अब उसका निशान नहीं मिलता। मगर कामिनी कौशल की जो मादरे इल्मी है वो कनेड कॉलेज फॉर विमेन इन लाहौर है, जो जेल रोड पे वाक़या है, और यहाँ से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बैचलर्स किया। उनकी अपनी एसोसिएशन अपने कॉलेज के साथ इतनी थी कि वो कई बार कनेड कॉलेज की जो एलुमिनाई है या जो ओक्स एक उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तकरीबात में लाहौर दोबारा भी आती रही हैं। एंड शी स्प्रेड अ लॉट ऑफ गुड विल एंड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन शी केम बैक टू हर ओन इंस्टीट्यूशन। अभी भी वो बॉम्बे में माशाल्लाह आसूदा हैं और उनके इस वक्त 3 बेटे हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। उनकी बड़ी बहन, जिनकी कबल अज़ वक्त मौत के बाद उन्होंने अपने बहनोई सूद साहब से शादी कर ली थी, उनसे उनकी 2 बेटियां हैं, मगर वो ज़ाहिर अपनी बेटियों की खाला हैं। ये तो ज़िक्र हो गया कामिनी कौशल का, हु इज़ नाउ 98। फरवरी में उनकी सालगिरह होती है। मगर एक हमारी अदाकारा जो इस वक्त पाकिस्तान में बर सग़ीर की सबसे पुरानी अदाकारा ज़िंदा और खुश, और अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रखे, उनका नाम है बीबी यास्मीन शौकत। बीबी यास्मीन शौकत सैयद शौकत हुसैन रिजवी साहब की बेवा हैं, कमाल अदाकारा हैं। एक ज़माने में बिल्कुल उनकी शक्ल मधुबाला से मिलती थी और इतने बुढ़ापे के बावजूद मेरी तहकीक के मुताबिक शी वॉज बॉर्न इन 1929। तो अब उनकी उम्र आप समझें कि तकरीबन अंदाज़ा लगा लीजिए कितने साल होगी, 71 साल वो और 25 साल ये, तकरीबन 96 साल उनकी उम्र है। शी इज़ ओनली 2 years यंगर दैन कामिनी कौशल। और उनको भी अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं। एक बेटे का नाम नासिर है, फिर 2 छोटे, इनमें से एक का नाम शन्नू है। कमाल बेटे हैं, अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्माबरदार बेटे हैं यास्मीन जी के। मगर यास्मीन शौकत साहिबा की सबसे बड़ी खुशबख्ती उनकी बेटी थी। उनको अपने मियाँ में से बेटी नहीं मिली, मगर उनके मियाँ और उनकी पहली बेगम से उन्हें ज़िल्ले हुमा जैसी खातून मिली। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी खातून को अपनी सौतेली माँ का ऐसा अदब और ख़याल करते नहीं देखा जैसा कि हुमा जी ने किया। और उनको ज़रूरत भी कोई नहीं थी, वो मलिका तरन्नुम मादाम नूर जहाँ की बेटी थीं, वो कुछ भी कर सकती थीं, मगर उन्होंने इखलाकियात का, इंसानियत का, मोहब्बत का दामन कभी नहीं छोड़ा। आप भी इन 3 दामनों को पकड़ के रखें, अल्लाह आपका दामन पकड़ लेगा। याद रखिए,
एक इंसानियत का दामन, एक इखलाकियात का दामन और एक मोहब्बत का दामन। मेरी बात को आजमा के देखिए। खुदा